Hello students, this is Praveen. Today we will discuss problems based on Coulomb's law. We take first problem like this. क्या है problem? How does force between two charged particles change if distance between them is doubled, charges are doubled and distance between them is halved. ये जो प्रॉब्लम है ये बेस्ड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, है ना। ऐसे प्रॉब्लम्स में उसके डिटेल्स सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार स्टूडेंट्स पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं, हर एक टर्म को बार बार लिखते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है कि किस क्वांटिटी के चेंज की बात कर रहे हैं और वह चेंज किसके बदलाव से पैदा होता है। यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ही केवल रिलेशंस लिखेंगे, रेस्ट ऑल आर सपोज टू बी कांस्टेंट। जैसे यहां पर किसकी बात किया जा रहा है, फोर्स के बदलने की बात की जा रही है और यहां पहले प्रॉब्लम में केवल डिस्टेंस को चेंज किया जा रहा है। तो फोर्स में और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स में क्या रिलेशन है यही देखना है। तो हमें पता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स है वो कूलम्ब फोर्स है और ये हम लोग कैसे लिखते हैं, सम कांस्टेंट k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। और तुम्हें पता है कि इसके का जो वैल्यू होता है ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होता है। लेकिन इस गिवन प्रॉब्लम में हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। तो जो पहला सवाल है अपना वो क्या है, फोर्स कैसे बदलता है डिस्टेंस के साथ। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि कूलम्ब फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। यानी अगर चार्जेस को कांस्टेंट रखा जाए, के तो है ही कांस्टेंट, तो फोर्स केवल और केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। तो यहां से हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी से हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं रेशियो का, क्या, न्यू फोर्स बाय ओल्ड फोर्स। सो इनवर्स है, इसीलिए ओल्ड रेट डिस्टेंस बाय न्यू डिस्टेंस का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमें प्रॉब्लम के हिसाब से अगर चले तो न्यू डिस्टेंस क्या है, डबल कर दिया गया। यानी पहले अगर r था तो अब 2r हो गया और इसका स्क्वायर हुआ। ये r कैंसिल 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट न्यू फोर्स इज ओल्डर फोर्स बाय 4। तो कहता है कि हाउ डज फोर्स चेंज, तो न्यू फोर्स विल बी 1/4 ऑफ द ओल्डर वन। अब देखो इसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या कह रहा है, चार्जेस आर डबल, केवल चार्जेस को बदलना है। तो यहां पर फोर्स प्रोपोर्शनल टू q1 q2 है ना। आर भी इस बार कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। तो हम यहां से लिखेंगे कि न्यू फोर्स बाय ओल्ड फोर्स इक्वल्स न्यू q1 बाय ओल्ड q1 इंटू न्यू q2 बाय ओल्ड q2। और कह रहा है कि चार्जेस आर डबल, तो q1 प्राइम भी डबल हो गया q1 और यहां q2 प्राइम भी डबल हो गया, यानी 2q1 बाय q1 इंटू 2q2 बाय q2 है ना, एंड यू विल गेट 4। q1 कैंसिल, q2 कैंसिल, सो 2 इंटू 2 4। सो दिस इंप्लाइज न्यू फोर्स इज 4 टाइम्स ऑफ ओल्डर वन। यानी नया फोर्स जो हुआ वह पहले वाले फोर्स का 4 गुना बढ़ गया, 4 फोल्ड बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। ओके, थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है वो देखो कि चार्जेस आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ। अब चार्जेस को डबल कर दिया गया और डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है, यानी चार्जेस में भी चेंजिंग है और डिस्टेंस में भी चेंजिंग है। सो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर। इसको हम लोग फर्दर क्या लिखेंगे
कि न्यू फोर्स बाय ओल्ड फोर्स रेशियो में, तो हम लिखेंगे न्यू Q1 बाय ओल्ड Q1 इनटू न्यू Q2 बाय ओल्ड Q2, जैसे यहां किया गया था। और डिस्टेंस में जैसे उल्टा रेशियो आया था उसी तरह से उल्टा रेशियो ले लेंगे, है ना, ओल्ड आर बाय न्यू आर और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां देखो क्या कह रहा है कि न्यू चार्जेस, तो चार्जेस आर डबल, तो ये हो जाएगा 2Q1 बाय Q1 इंटू 2Q2 बाय Q2 इंटू R बाय, और न्यू सेपरेशन क्या हो गया, हाफ हो गया, सो हियर इट इज R/2 का होल स्क्वायर, है ना। अगर मैं इसे यहां पर सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है वो देखो, हमें मिलता है न्यू फोर्स बाय ओल्ड फोर्स इक्वल्स Q1 Q1 कैंसिल हो गया, Q2 Q2 कैंसिल, और ये R कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2, और ये 1/2 यानी 2 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, so 16 टाइम्स, so new force is 16 times of older one, है ना, 16 गुना बढ़ गया फोर्स, है ना। तो इस तरह के सवाल ढेरों मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि यहीं पे मिलेगा, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स में आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड होता है, तो हमें उस वक्त ध्यान देना है कि बदलाव किस में हो रहा है, और अकॉर्डिंगली हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो परसेंटेज चेंज पर बेस्ड होता है। Find the percentage change in force between 2 point charges if separation between them is increased by, पहला में 0.2%, सेकेंड में 2%, थर्ड में 20% एंड फोर्थ में 200%। अब इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डील करेंगे, तो सिंपली परसेंटेज चेंज पर बेस्ड है, तो परसेंटेज का प्रॉब्लम्स हम लोग करते आ रहे हैं। स्कूल्स में हम लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट का परसेंटेज, है ना, लॉस का परसेंटेज, तो वही चीज यहां पर भी है। बट जब हम लोग इसके प्रॉब्लम्स के साइज पर देखते हैं, तो ये जो पहला 2 सवाल है और ये जो सी और डी है, हम देखते हैं यहां पर परसेंटेज चेंज क्या है, स्मॉल परसेंटेज, और यहां पर क्या है, इट्स लार्ज, है ना। तो स्मॉल परसेंटेज चेंज के प्रॉब्लम्स बनाते वक्त हम लोग थोड़ा अलग तरीका अपनाएंगे, और लार्ज का जो होगा उसके लिए अलग तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले मैं उसका एक जनरल फॉर्म बता देता हूं ताकि तुम्हें काम करने में आसानी हो। सपोज करो कि y डिपेंड कर रहा है x पर, और y इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर m, और ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि अगर x में कोई चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, और x का अगर परसेंटेज चेंज दिया रहे तो y का परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास 2 केस आएगा। पहले केस में कि परसेंटेज चेंज इन x इज स्मॉल, हालांकि कोई ऐसा बाउंड्री लाइन नहीं है, फिर भी ये परसेंटेज चेंज इन x 10% से छोटा होना चाहिए, जनरली 5 से छोटा ही रहता है। ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे डील करेंगे, तो यहां पर हम लोग बेसिकली कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। हम यहां पर कह रहे हैं कि y इक्वल्स सम कांस्टेंट इनटू x टू द पावर प्लस माइनस m, और यहां पर मैं log ले लेता हूं, तो ln y बराबर ln c
और यहां प्लस या माइनस n इंटू ln x। और अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन y, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस n, और ln x का डेरिवेटिव x 1/x होता है तो पार्शियल में dx/x आएगा, है ना। तो dy by y इज प्लस माइनस n इंटू dx/x, यानी चेंज इन y by y, यानी इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन y। अब देखो यहां पर ये फ्रैक्शनल चेंज इन y, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो dy by y इंटू 100 इट इज प्लस माइनस n इंटू dx/x इंटू 100। तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन y दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू परसेंटेज चेंज इन x। ये हमारा फॉर्मूला है। यहां पर ध्यान रखना है कि ये बहुत सिंपल है ना। अगर हम इस डिटेल्स को भूल भी जाते हैं तो इसको डायरेक्ट हम लोग कैरी कर सकते हैं कि अगर y प्रोपोर्शनल है x टू द पावर प्लस माइनस n के, तो परसेंटेज चेंज इन y इक्वल्स प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस साइन इंटू, है ना, n इंटू परसेंटेज चेंज इन x। अगर यहां पर x इंक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज चेंज इन x को पॉजिटिव लेना, x अगर डिक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज चेंज इन x को नेगेटिव लेना, है ना। और यहां पर जो रिजल्ट आएगा अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब हुआ कि परसेंटेज चेंज इन y पॉजिटिव आया, अगर इसका मतलब हुआ कि y इंक्रीज किया, और अगर परसेंटेज चेंज इन y नेगेटिव आया, इसका मतलब हुआ कि y डिक्रीज किया। बट दिस इज फॉर स्मॉल चेंज। और लार्जर चेंज के लिए क्या होगा, केस 2, है ना, कि अगर y में चेंज लार्ज होगा, परसेंटेज चेंज इन x इज लार्ज, तब क्या लिखेंगे, तो न्यू y बाय ओल्ड y, है ना, रेशियो ले लेंगे, और ये हो जाएगा न्यू x बाय ओल्ड x टू द पावर प्लस माइनस n। फिर मैं यहां ऐसा लिख ले रहा हूं न्यू y बाय y माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा न्यू x बाय x टू द पावर प्लस माइनस n माइनस 1। अगर तुम इसे ठीक से देखो तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन y दे रहा है ना। So this will be y prime minus y upon y. It is x prime by x to the power plus minus n minus 1. ये क्या आया, चेंज इन y by y, ये फ्रैक्शनल चेंज है। और डेल्टा y by y इंटू 100 अगर कर दें तो ये हो जाएगा x प्राइम बाय x टू द पावर प्लस माइनस n माइनस 1। इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये हमको मिल गया परसेंटेज चेंज इन y, यानी न्यू x बाय ओल्ड x टू द पावर प्लस या माइनस n जो भी रहे उसमें से 1 माइनस करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट परसेंटेज चेंज इन y इफ परसेंटेज चेंज इन x इज लार्ज। तो ये रिजल्ट तुम ध्यान में रखोगे तो ये सारे सवाल बड़े आसानी से बन जाएंगे, है ना। सो लेट अस टेक, अब देखो हमारा प्रॉब्लम था कि कह रहा है कि सेपरेशन जो है, प्रॉब्लम को मैं फिर से लिख देता हूं, परसेंटेज चेंज इन फोर्स क्या होगा अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट इन r बराबर 0.2% से इंक्रीज किया, 2% से इंक्रीज किया, 20% से इंक्रीज किया और 200% से इंक्रीज किया। यही हमारा प्रॉब्लम। तो पहला जो दो प्रॉब्लम है इसमें परसेंटेज चेंज क्या है, स्मॉल है, और ये जो दो प्रॉब्लम बाद का है इसमें परसेंटेज चेंज लार्ज है। जिसमें परसेंटेज चेंज स्मॉल है उसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जिसमें परसेंटेज चेंज लार्ज है उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। सो लेट अस टेक द प्रॉब्लम।
अब देखो, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, सॉरी, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -2 है ना। तो यहां पर n जो था तुम्हारे फॉर्मूला में वो n निगेटिव आ गया। सो हम कहेंगे कि परसेंटेज चेंज इन F बराबर -2 इंटू परसेंटेज चेंज इन R। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? जब परसेंटेज चेंज इन R क्या हो? स्मॉल हो। तो ए प्रॉब्लम में परसेंटेज चेंज इन R कितना दिया हुआ है? 0.2%। सो बड़े आसानी से लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन फोर्स -2 इंटू 0.2, तो ये हो गया -0.4। और परसेंटेज चेंज इन फोर्स नेगेटिव आया, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स रिड्यूस कर रहा है। सो परसेंटेज चेंज इन फोर्स इज 0.4% एंड इट रिड्यूसेस। बी में क्या दिया हुआ है? परसेंटेज चेंज इन आर है 2%। सो परसेंटेज चेंज इन फोर्स बराबर -2 इंटू 2%। क्यों हम प्लस ले रहे हैं? क्योंकि ये कह रहा है इंक्रीज कर रहा है। अगर कहता कि आर डिक्रीज कर रहा है तो यहां माइनस लेते, तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तब फोर्स इंक्रीज कर जाता। लेकिन ये आया -4%। दिस इंप्लाइज दैट परसेंटेज चेंज इन फोर्स इज 4% एंड इट रिड्यूसेस। तो फोर्स घट रहा है ना। लेकिन थर्ड में सी और डी में ये 20% एंड 200% है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे? तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो पहले वाला फॉर्मूला नहीं होगा, वो ये वाला फॉर्मूला आएगा। सो लेट अस टेक, अब देखते हैं क्या करेंगे। तो अब जो हमारे पास आएगा वो लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन फोर्स, इट इज न्यू आर बाय ओल्ड आर, है ना। और पावर कितना है? -2, सो हियर -2 -1 इंटू 100, है ना। इस फॉर्मूले पे बन जाएगा सी। सी में क्या कह रहा है? परसेंटेज चेंज इन आर कितना है? 20%। तो यहां से हम लोग निकालेंगे न्यू आर, और ये इंक्रीज कर रहा है तो न्यू आर हो जाएगा ओल्ड आर प्लस, इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस, अगर ये डिक्रीज रहता तो यहां माइनस। और ओल्ड आर का 20% यानी 20/100 यानी 1/5, इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 6/5 आर। और हमें r प्राइम बाय आर चाहिए, तो r प्राइम बाय आर बराबर कितना हो गया? 6/5। सो हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन फोर्स बराबर, यहां क्या हो जाएगा? r प्राइम बाय आर यानी 6/5 टू द पावर -2 -1 इंटू 100। अब देखो यहां पर पावर -2 है, तो इसको उल्टा कर दे रेशियो को, तो पावर 2 हो जाएगा। सो इट इज 5/6 टू द पावर 2 -1 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 25/36 -1 इंटू 100, है ना। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है -11/36 इंटू 100। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये लगभग -30.6% के आसपास आएगा। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये माइनस में है, इसका मतलब है कि ये फोर्स रिड्यूस कर रहा है ना। तो इसको सीधे सीधे कहें कि फोर्स का परसेंटेज चेंज आया कितना? 30.6% एंड इट रिड्यूसेस, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर डी। डी में क्या है? परसेंटेज चेंज इन आर है 200%, यानी न्यू आर इज ओल्ड आर प्लस, चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो प्लस ओल्ड आर का 200%, तो ये हो गया r प्लस 2r दैट इज 3r। सो परसेंटेज चेंज इन फोर्स बराबर न्यू आर बाय ओल्ड आर टू द पावर -2 -1 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा?
म्यू आर इज 3r by old r to the power -2 -1 into 100। ये हो गया 3 का पावर -2 -1 into 100। ये हो गया 1/3 का स्क्वायर, यहां लिख दूं 1/3 का स्क्वायर -1 into 100, और ये हो जाएगा 1/9 -1 into 100। सो -8/9 into 100। और इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो ये लगभग हो जाएगा -88.9%, है ना, -88.9%। दैट मीन्स फोर्स जो है वो 88.9% से रिड्यूस किया, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत इजी होते हैं, बट बी केयरफुल कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब परसेंटेज चेंज छोटा है तब भी ये फॉर्मूला यूज होगा, ये तो जनरल फॉर्मूला है, बट उस वक्त कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। स्मॉल चेंजेस के लिए कैलकुलस वैलिड है, इसीलिए हमने पहले स्मॉल चेंजेस के लिए कैलकुलस के मेथड से फॉर्मुलेशन लिया, और जब बिगर चेंज होगा, बड़ा चेंज होगा, वैसे कंडीशन में कैलकुलस एप्रोप्रिएट नहीं होगा, सो हमने कैलकुलस छोड़ दिया और जनरल फॉर्मूला जो तुम परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस के लिए यूज करते हो, बेसिकली वहीं से हमने इसे लिया है। तो ये फॉर्मूला यूज करना, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला पूरे फिजिक्स में यूज होगा। जहां कहीं भी दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, कहीं भी पूरे फिजिक्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं, है ना। टाइम पीरियड निकालना हो या और भी जगह हम लोग बड़े आसानी से इसे यूज करते हैं। खाली ध्यान रखना है कि चेंजेस कैसा है, स्मॉल या लार्ज। अगर स्मॉल चेंजेस है तो कैलकुलस बेस्ड फॉर्मूला यूज करना है, अगर लार्ज चेंज है तो ये जनरल फॉर्मूला यूज करना है। चलो हम लोग एक और सवाल लेते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q प्लस Q और वो फिक्स्ड है ना, दिस इज फिक्स्ड। और इस चार्ज पार्टिकल से किसी r डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है -Q और मास है m, वो एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। सो -Q मास m पार्ट वाला चार्ज जो है दैट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों को ही हम लोग ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारा कुछ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब तुमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमे और यूनिफॉर्मली घूमे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम हो गया, तो उस पार्टिकल पर एक फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए, है ना। तो सेंटर पर जो ये फिक्स पार्टिकल है Q और ये -Q, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन हमको इस बिग Q पे फोर्स नहीं देखना है, जो चक्कर लगा रहा है उस पर फोर्स देखना है। तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? कूलम्बिक फोर्स लगेगा, है ना। और यही कूलम्बिक फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। सो हियर फोर्स कूलम्ब इज फोर्स सेंट्रीपिटल।
तो कितना कूलम्बिक फोर्स लगेगा, तो 1/4πε0 बिग क्यू लिटिल क्यू बाय डिस्टेंस r का स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वह सेंट्रीपिटल फोर्स असल में मास ऑफ द पार्टिकल इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुमने पढ़ा है v²/r होता है। v क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। यहां पर हम लोग एक r कैंसिल कर सकते हैं और यहां से हम v बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, बिग क्यू लिटिल क्यू बाय 4πε0 mr का स्क्वायर रूट। v का स्क्वायर है इसलिए ये हो गया पार्टिकल का स्पीड। अब जो है हमें निकालना है उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो डायरेक्ट आ जाएगा। तुम्हें भी पता है एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो तुम निकाल सकते हो ओमेगा इक्वल्स v/r, है ना। तो यहां से तुम कैलकुलेट कर लेना। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड इज 2πr/v। अब एक काम करते हैं हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग t का स्क्वायर लिखेंगे 4π²r²/v², सुविधा हो जाएगी। t का स्क्वायर हो गया 4π²r²/v का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, v के स्क्वायर को q इंटू 4πε0 mr, तो ये हो गया 4π² इंटू 4πε0 mr³ बाय बिग क्यू लिटिल क्यू दैट इज t²। और यहां से t तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो, ये हो गया 16π³ ε0 mr³ बाय बिग क्यू लिटिल क्यू का स्क्वायर। यहां से हम लोग एक चीज बड़े प्यार से देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, सो t² प्रोपोर्शनल टू r³, है ना। दिस इज केपलर्स लॉ। ग्रेविटेशन में तुमने पढ़ा होगा केपलर्स लॉ कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द पाथ या क्यूब ऑफ द सेमी मेजर रेडियस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ। तो ये केपलर्स लॉ को ओबे करता है। ऐसा कैसे हो गया कि यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वहां ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन केपलर्स लॉ वैलिड है? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ओके, तो यहां से तुम बड़े आसानी से ओमेगा ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 2π टाइम पीरियड, है ना। ओके, और सर्कुलर मोशन में तुम एक बार चेक करके देखना, ये दोनों सेम होगा, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सेम आता है। अगला जो प्रॉब्लम है वो इसी पर बेस्ड है ना। उस प्रॉब्लम में कह रहा है कि दो पार्टिकल है जो एक सर्कल, जो r रेडियस का सर्कल है उस पर घूम रहा है। एक का चार्ज q मास m है, दूसरे का चार्ज -q मास m है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का एंटी पार्टिकल है ना। दिस इज एंटी पार्टिकल सिस्टम। एक +q मास m, -q मास m। अब कह रहा है कि इसका स्पीड बताओ, किस स्पीड से रिवॉल्व करेगा। ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है कि हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर रहेगा। तो यहां क्या हम लोग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए सेंटर के तरफ फोर्स चाहिए,
जो इस पर भी लगे और इस पर भी लगे। तो यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, एक प्लस एक माइनस है, तो वो सेंटर के तरफ ही लग रहा है, तो ये यहां पर भी, तो यहां पर भी कूलम्बिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। कूलम्बिक फोर्स कितना, 1/4πε0 चार्जेस का प्रोडक्ट, तो Q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन, तो सेपरेशन r नहीं है, रेडियस नहीं है, सेपरेशन तो डायमीटर है, सो इट इज 2r, तो 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, एंड दैट इज हियर mv स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ द पाथ, पाथ का रेडियस r है, यहां पर फिर एक r कैंसिल हो जाएगा और v निकालना होगा, तो हम लोग लिखेंगे इट इज q स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू 4mr, है ना, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, या ऐसे भी हम रख लें, सिंपल कर दे थोड़ा, q स्क्वायर बाय 16πε0 mr का स्क्वायर रूट। ओके, अब हम लोग इसमें एक और प्रॉब्लम लेते हैं जो कि सिंपल अप्रोच पर ही बेस्ड है, हालांकि उस प्रॉब्लम के हम मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, बट अभी मैं उसको एक सिंपल फॉर्म में ही करूंगा। कह रहा है कि एक चार्ज है Q, बिग Q, और इसे हम दो अलग अलग पार्टिकल पर, एक ये और एक B पार्टिकल है, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज करो इस पर मैंने Q दिया, तो इस पर कितना बच गया, Q माइनस Q। हमसे सवाल कह रहा है कि अगर दोनों के बीच कोई फिक्स सेपरेशन A हो, तो A अगर फिक्स है तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कहता है कि Q का वैल्यू क्या हो, हाउ शुड चार्जेस बी डिवाइडेड सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, है ना, कैसे डिवाइड करें कि उनके बीच फोर्स मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट के, अब इतना लंबा नहीं लिखते हैं, और एक चार्ज Q तो दूसरा चार्ज Q माइनस Q, बिग Q माइनस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर A स्क्वायर। अब इस फोर्स में गौर करके देखो कि बदल कौन रहा है, बदल रहा है केवल लिटिल q, जो हमें नहीं पता है, वेरिएबल यही होगा, यही नहीं पता है, k कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, और ये q भी क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट, तो f किसका फंक्शन होगा, लिटिल q। सो फोर्स इज फंक्शन ऑफ लिटिल q, इट इज k बाय a स्क्वायर, लिटिल q इंटू बिग Q माइनस लिटिल q का स्क्वायर। अब हमें एक फंक्शन मिला और प्रॉब्लम कह रहा है कि फोर्स बताओ मैक्सिमम कब होगा, तो प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा का आया, और तुम जानते हो मैक्सिमा और मिनिमा के सवाल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं। अब इसमें मैक्सिमा ही होगा या नहीं ये कैसे पता, तो उसके तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो तुम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो, है ना। दूसरी बात कि फोर्स कम से कम कितना होगा, जीरो, है ना, तो यहां पर कम से कम फोर्स जीरो होगा, इसीलिए जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे वो मैक्सिमा के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। फिर भी हम यहां पर देखेंगे फॉर f टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए, df dq जीरो होना चाहिए, और d2f dq स्क्वायर क्या होना चाहिए, यहां पर नेगेटिव होना चाहिए। सो लेट अस चेक फर्स्ट, है ना, मैक्सिमा के लिए यही कंडीशन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जीरो होना चाहिए और सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर नेगेटिव होना चाहिए जहां पर वो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले df dq निकालते हैं, तो k बाय स्क्वायर बाहर आ गया कांस्टेंट,
और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बिग क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2q। और इसका जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो d2f dq स्क्वायर ये हो जाएगा k बाई ए स्क्वायर, और बिग क्यू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, यहां हो जाएगा -2। सो यू विल गेट -2k बाई ए स्क्वायर। k और a स्क्वायर पॉजिटिव कांस्टेंट है, सो हियर इट इज नेगेटिव, यानी ये मैक्सिमा के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है। सो फॉर मैक्सिमा हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम फर्स्ट डेरिवेटिव 0। करो अब इसे, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया है, k बाई ए स्क्वायर बिग क्यू माइनस 2q दैट इज 0। ये तो 0 नहीं होगा, यही 0 होगा, सो q माइनस 2q इज 0, सो लिटिल q इज q बाई 2। यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, हाफ हाफ होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यानी आधा आधा चार्ज बढ़ जाए। और अगर पूछे कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा तो लिखेंगे फोर्स एट q इक्वल्स बिग क्यू बाई 2, है ना। जब लिटिल q के जगह पर q बाई 2 पुट करेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और फोर्स मैक्सिमम निकाल लो, क्या लिखोगे, है ना। तो k बिग क्यू बाई 2 इंटू बिग क्यू बाई 2 बाई स्क्वायर, तो फोर्स मैक्सिमम कितना आया, k q स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। ओके, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इन दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग फिर और कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है कूलम लॉ पर बेस्ड, है ना। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।